नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने सहयोग और रचनात्मकता के साथ सदन चलाने की अपील की। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 5वें दिन के सर्वे का काम जारी। सर्वे टीम को 20 दिनों में अदालत को सौंपनी है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की रखी आधारशिला। कहा, ये विरासत और वास्तुकला का अद्भुत होगा संगम। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनर्निर्माण होने वाले स्टेशनों की आधारशिला रखे जाने पर कहा, ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की है आधारशिला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी सरकार को जातिगत जनगणना के अलावा महंगाई, किसान और कानून व्यवस्था आदि सवालों पर घेरने की तैयारी में है। भाजपा और सपा दोनों ने अपने अपने विधायकों की बैठक कर सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार किया। मानसून सत्र शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी विधेयक पेश होगा, जिसमें शिक्षकों का चयन एक आयोग से किए जाने का प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष 18वीं विधानसभा वर्ष 2023 के द्वितीय सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी दलीय नेताओं से सहयोग के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि संसदीय व्यवस्था में संवाद और सकारात्मक चर्चा परिचर्चा के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी दलीय नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय नेताओं से सहयोग करने के साथ ही कहा कि पिछले 1.25 वर्ष में उत्तर प्रदेश विधानसभा नवाचार के लिए जानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जितना नवाचार देखने को मिल रहा है वह देश की किसी भी विधानसभा में देखने को नहीं मिला है। इस नवाचार से उत्तर प्रदेश की जनता एवं आने वाले अतिथियों को विधानसभा को जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सभी सदस्यों को सकारात्मक बहस में भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन संचालन में सर्वदलीय नेताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस रचनात्मकता के लिए प्रदेश विधानसभा को जाना जाता है, हम सभी मिलकर उसे समृद्ध करें। वाराणसी में ज्ञानवापी की एसआई के सर्वे का आज 5वां दिन है और सावन के 5वें सोमवार और श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ को देखते हुए ज्ञानवापी में एसआई का सर्वे सुबह 10 बजे से शुरू होगा। ये सर्वे शाम 5 बजे तक चलेगा। इसी बीच लंच ब्रेक भी होगा और नमाज के वक्त सर्वे रोका जाएगा। इससे पहले सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू होता था। दरअसल ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ धाम आसपास से आज श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वजह से सतर्कता बरती जा रही है। वहीं बीते कल एसआई गुबंद व उसके आसपास से साक्ष्य जुटाए हैं। तहखानों में जाकर के सर्वे किया गया है। ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, इसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शीट पर भी उतारा गया। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। एसआई के विशेषज्ञों के अधिकारियों से जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक सर्वे 15 दिन में पूरा हो सकता है। आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग भी कराई जा रही है। वहीं 5वें दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें जीपीआर तकनीक से सर्वे के लिए अलग टीम भी वाराणसी आएगी। आज 5वां दिन है। अब चूंकि एसआई अपने काम को बड़े सिस्टम से, बड़े सुचारू रूप से, वैज्ञानिक तरीके से पूरी यूनिट, पूरी टीम उनकी कार्रवाई कर रही है। तमाम मेजरमेंट कर रहे हैं। तमाम जो है सारे क्षेत्रों के तहखाने से लेकर गुम्बज तक वो मेजरमेंट कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा। आज भी गुम्बज पे इनका काम होगा। वेस्टर्न वॉल पे कर ही रहे हैं। वहाँ जो तमाम जो मलबे हैं उनके पीछे इनकी टीम काम कर रही है। तहखाने की साफ सफाई हो
इसकी भी व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि मलबे भरे पड़े हैं तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में। तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें होंगी और इसी को आज जो है ये आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी को रेलवे स्टेशनों पर भी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके, इस दिशा में मोदी सरकार ने बड़ी शुरुआत की है। देश के 508 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना की शुरुआत हुई है। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में स्टेशनों की परंपराओं के साथ आधुनिकता को जोड़ने का एक नए अभियान की शुरुआत हुई है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे देश ने रविवार को एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया। रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने विजन को साकार करते हुए पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने रेलवे के विकास के लिए किए जा रहे कामों को गिनाया। दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। आप कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे 2 प्रमुख कारक हैं। एक स्थिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार का होना और दूसरा उस सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षा के अनुरूप महत्वाकांक्षी निर्णय लेना। पीएम ने कहा कि अपग्रेड किए गए स्टेशनों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना कारीगरों की मदद करेगी और जिले की ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। पीएम ने कहा कि सरकार ने रेलवे में रिकॉर्ड निवेश किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। पूर्वोत्तर में रेलवे के विस्तार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि लाइनों के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, विद्युतीकरण और नए मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि शीघ्र ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर वार करते हुए पीएम ने कहा कि इसका एक धड़ा न काम करेंगे न करने देंगे के रवैये पर अड़ा हुआ है, जबकि केंद्र सरकार सबके कल्याण के लिए काम करने में लगी हुई है। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है
और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। पीएम मोदी का रेलवे में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने पर हमेशा जोर रहा है। ऐसे में रविवार को इस योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की शुरुआत से न केवल रेल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर नए अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 4,355 करोड़ रुपए की लागत से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास व आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी गई। उन्होंने कहा कि इस कल्याणकारी योजना के द्वारा इन रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं और विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे से लैस करने के साथ ही उन्हें स्थानीय कला संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित व सिटी सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प को सुनिश्चित करती इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए सभी प्रदेशवासियों की ओर से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। आज 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12 बजे प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। कलात्मकता और शिल्प कौशल की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 से मनाना शुरू किया गया था। इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी दिन स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। इस साल 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। वहीं कपड़ा और शिल्प का एक भंडार जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकर कारीगर और कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्रों के हितधारक इसमें हिस्सा लेंगे। देश के हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाने और दुनिया में से ब्रांड के तौर पर पेश करने के लिए हर साल आज के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और हमारे हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने के लगातार प्रयास जारी हैं। बड़ी संख्या में लोगों को, विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा हथकरघा क्षेत्र हमारे देश के समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर पेश है खास रिपोर्ट। भारत में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट शिल्प कौशल की एक लंबी परंपरा है जो जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है। स्थानीय रोजगार है। आज 7वां पुष्प चल रहा है। 2007 में मैंने यही नेशनल अवार्ड लिया था। इसको हमारे दादी जो पूर्वज के थे वो बोलते थे कि दस्सी होता है, और सूते को दस्सी बोलते थे देहाती भाषा में। दस्सी 10 का पालता है। हम सूता ले गए, फिर गलाए, उसको चरखे पर चढ़ाए तो दूसरा घुमाया। मैंने 10 हिसाब से लीजिएगा 10 पीढ़ी तक उसका खान पान चलता रहता है। 6 से 8 महीने इस शॉल को बनाने में, यही इसी काम के लिए हमें मिला है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, हैंडलूम विलेज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। इसको कहते हैं कानी शॉल, पश्मीना कानी शॉल। ये फेमस है, किंग ऑफ द शॉल कश्मीर का। कच्छ में कोई घूमने आता है तो बोलता है कच्छ में क्या है ऐसा, तो हम दिखाते हैं, भाई स्टॉल में ही दिखा देते हैं कि कच्छ में व्हाइट रन है। व्हाइट रन में हमने जो पूरा इस व्हाइट रन के थीम पे ये बनाया हुआ है। पूरा ये रेत के डिब्बे रहते हैं, टेंट सिटी भी रहता है, वहाँ कैमल भी रहता है,
और ये जो लेडीज हैं जो बहुत दूर तक पानी भरने जाती है वो भी दिखाया है। देश में पहली बार 7 अगस्त 2015 को हैंडलूम दिवस की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री के साथ समस्त भारतवासियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और हमारी कलात्मक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित सभी कामगारों, कारीगरों, बुनकरों का शुक्रिया अदा किया। आज देश भर में आयोजित मेलों में, एक्सपो में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। हैंडलूम की बढ़ती बिक्री व लोकप्रियता के भी आंकड़े गवाह हैं। मुझे यहाँ पर चिकनकारी एंड असम का जो मटेरियल होता है, जो उनकी हैंडवर्क होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने के अलावा हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इन वस्त्रों की भव्यता अद्वितीय है, जो पावरलूम से बने कपड़े से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। हाथ का काम तो हाथ का काम ही होता है। हाथ में जो सफाई है या जो परफेक्शन है वो तो मशीन में नहीं आती। हैंडलूम का मटेरियल यू कैन वेयर एनीवेयर एनी टाइम। भारतीय कारीगर बहुत ही विश्वसनीयता के साथ अपने उत्पाद ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। indiahandmade.com के जरिए, जो कि ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों के काम को प्रदर्शित करने के लिए कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। इस ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल के पीछे मुख्य उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे पुराने और भारत के सबसे पारंपरिक शिल्पों को प्रदर्शित करना है। इसका लक्ष्य बुनकरों और कारीगरों को भारत में अपनी हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को ऑनलाइन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस पोर्टल के तहत जितने भी वीवर्स हैं, आर्टिसियंस, कोई भी शिपमेंट चार्ज, डिलीवरी चार्जेस, अगर प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो उसका कोई चार्ज उसको नहीं लगेगा। बाकायदा बस 2 शर्त है इस पे रजिस्टर होने की कि आपके पास एक GST नंबर होना चाहिए और आर्टिसियन कार्ड होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इशू किया जाता है। किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी देश में भारत जैसा टेक्सटाइल इकोसिस्टम नहीं है। ये लगातार लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5F विजन, जी हाँ 5F फॉर्मूला, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरम। जी हाँ, ये 5F फॉर्मूला है जो लगातार भारतीय उत्पादों को, भारतीय कारीगरों को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर एक नई मजबूती प्रदान कर रहा है। खूबसूरत और खालिस देसी हाथ से बना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनरुद्धार, नवीनीकरण का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसी क्रम में योजना के अंतर्गत लखनऊ मंडल के 15 स्टेशनों का चयन किया गया, जिसमें काशी के बाद रायबरेली स्टेशन के लिए सर्वाधिक बजट 40.70 करोड़ आवंटित किया गया। इससे जहां एक तरफ रायबरेली रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा, वहीं दूसरी तरफ यात्री सेवाओं को भी उच्चीकृत किया जाएगा। कार्यक्रम में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली वासी यहां से सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में सोनिया गांधी को भेजा था, लेकिन सुपर स्टेशन देने का काम मोदी ने ही किया। इस रेल मंडल में जितने भी आज उच्चीकरण के काम रेलवे स्टेशन के हो रहे हैं अमृत भारत योजना के तहत, इसमें सबसे ज्यादा बनारस के बाद धन जो है वो रायबरेली स्टेशन को मिला है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे साथ इस रेलवे स्टेशन के विकास के लिए उन्होंने मीटिंग की थी, बात किया था, और जैसा रायबरेली वासियों की आशा थी वैसा मैंने उनसे अनुरोध किया था, और उसी के अनुरूप आज रायबरेली स्टेशन जो दोनों तरफ से आगमन प्रस्थान की सुविधा का रेलवे स्टेशन होने जा रहा है, इसके लिए हम रायबरेली वासी बहुत गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय विधायकगण, नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समारोह में जिलाधिकारी जसजीत कौर एवं पुलिस अधीक्षक सुमेन वर्मा ने भी अपनी भागीदारी दर्ज की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि सुल्तानपुर भाजपा विधायक विनोद सिंह ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि केंद्र सरकार ने स्टेशनों के पुनर्विकास की सूची में सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन को भी शामिल करने का काम किया है।
प्रधानमंत्री जी के हम सब आभारी हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी धनराशि और सुल्तानपुर जनपद की जो ये रेलवे स्टेशन है इसकी पूरी कायाकल्प हो जाएगी। साथ में ही हम यहाँ के सांसद महोदया उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में जो रीडेवलपमेंट होने जा रहा है उससे सुल्तानपुर भी आ गया है। स्टेशन के सामने के बिल्डिंग की डिजाइन है वो आपने अभी प्रदर्शन में देखा ही है, उस टाइप का होगा। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे 1 नंबर से 4 नंबर जाने के लिए एक 12 मीटर चौड़ी फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह एक अति विशिष्ट कक्ष जो हम लोग पहले से काफ़ी डिमांड कर रहे थे वो भी स्वीकृत हो गई है। और आप लोग सबसे ज़्यादा जो हम लोग से अपेक्षा रख रहे थे कि कोच पोजिशनिंग सिस्टम यहाँ नहीं है, वो सारे चीज़ स्वीकृत हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई में BSL 3 लैब का और जिला अस्पताल में चिकित्सा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ICU, वेंटिलेटर वार्ड और टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अस्पताल को विश्व स्तर का बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह सुविधा शासन स्तर पर मुहैया कराया जाएगा और कहा कि डॉक्टर और स्टाफ के व्यवहार जनता और मरीजों के प्रति अच्छा होना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हम लोगों ने BSL लैब का विधिवत उद्घाटन संपन्न कराया है। सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है। हर स्थिति में इसे हम वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काम करेंगे। डायरेक्टर साहब से बात हुई, जो आवश्यकता ये बताएंगे उनको शासन स्तर पर हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ के प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि हर स्थिति में इसकी गुणवत्ता और चिकित्सकों का व्यवहार आम जनता के प्रति, मरीजों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए और हम सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराएं जिससे लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था हम सरकारी तौर पर उपलब्ध करा पाए, उनको निजी चिकित्सालयों में न जाना पड़े। ऐसा अनुरोध हमने यहाँ के निदेशक महोदय से और संबंधित चिकित्सकों से कहा है। वाराणसी में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के चातुर्मास कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहे अग्निहोत्र यज्ञ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सम्मिलित होकर शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने यहां अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में जाना और विधिवत अग्निहोत्र पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने अग्निहोत्र विद्वानों को सम्मानित भी किया तथा उन्होंने अपने उद्बोधन में सनातन और वेदों के महत्व को बताया और कहा कि हमारे ऋषि मुनियों और वेदों के ज्ञान के कारण ही भारत विश्व गुरु बना था। भारत की उन्नति भौतिक भी होगी, आर्थिक भी होगी, सामरिक भी होगी, लेकिन आध्यात्मिक भी होनी ही पड़ेगी, धार्मिक भी होनी ही पड़ेगी। नहीं तो वो उन्नति पूर्ण नहीं होगी, वैशिष्ट पूर्ण नहीं होगी। बाकी दुनिया ने जो किया वो हम कर लेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। दुनिया को जो अवदान हमको देना है उसमें हम उन्नत हो और अपना काम करें। लेकिन ये होगा कहां से? तो सौभाग्य से ऐसे सारे कठिन परिस्थिति में भी, घोर कलयुग में भी इस विद्या का संरक्षण करने के लिए सारी परिस्थितियां झेलकर निष्ठापूर्वक व्रतस्थ होकर कुछ लोग कार्यरत रहे हैं। चंद्रयान 3 ने चांद की बेहद खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद ही इसरो ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में चंद्रयान 3 से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें दिखाई देंगी। वीडियो के जरिए जारी तस्वीरों में चंद्रमा को नीले हरे रंग में दिखाया गया है। चांद पर कई गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। स्पेस टॉस्क ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्षयान को बंगलुरु में मिशन संचालन केंद्र से सफलतापूर्वक नियंत्रित भी किया गया था। अगस्त के पहले सप्ताह में चंद्रयान चंद्रमा के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 5 से 6 परिक्रमा पूरी करेगा और फिर धीरे धीरे 100 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद अगले 10 दिन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर एक निश्चित लैंडिंग स्थल निर्धारित किया जाएगा।
जौनपुर में मिशन इंद्रधनुष अभियान का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुलकर समर्थन कर समाज के लोगों से अपील की है कि सोमवार से शुरू हो रहे इस अभियान में गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं ताकि भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इस अभियान में नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को 11 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए प्रतिरोधी टीके लगाए जाएंगे। धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने बताया कि नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 100% टीकाकरण इस अभियान के माध्यम से कराया जाएगा, जिससे उन्हें टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया, गलाघोटू, काली खांसी, रोटा वायरस, निमोनिया, हेपेटाइटिस बी, खसरा, रुबेला, टीबी से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान, और इस अभियान में सीएमओ ऑफिस में बनाए गए सभी केंद्र जहां भी वो लिस्ट दी गई है सब अध्यक्ष लायंस क्लब के द्वारा, वहां पे सभी जगह टीकाकरण निःशुल्क होगा और घर घर जाकर के भी लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। तमाम लोगों को इंद्रधनुष योजना टीकाकरण योजना के सिलसिले में जागरूक करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया ताकि लोग भारत सरकार की, मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की इस अहम सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नीतियों से फायदा उठा सके। प्रदेश में 7 अगस्त से प्रारंभ हो रहे मिशन इंद्रधनुष के 3 चरणों को लेकर मिशन निदेशक ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी द्वारा एक स्वास्थ्य योद्धा के रूप में कार्य करते हुए उनके द्वारा प्रदेश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं एवं छायाकारों को भी प्रदेश के विकास और टीकाकरण अभियान में एक योद्धा के रूप में योगदान देने की अपील की। आग्रह किया कि भारत के विश्व गुरु बनने के लिए उत्तर प्रदेश का योगदान आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के स्वस्थ बच्चे ही आने वाले भारत का भविष्य है। हमें इस अभियान को एक सुअवसर के रूप में लेना होगा। निश्चित ही सफल टीकाकरण कार्यक्रम प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने में कारगर सिद्ध होगा। मैं चाहूंगी कि पिता लोग अपने बच्चों को लेके जाएं और उनको आप एम्बेसडर करें, उनको आप हाईलाइट करें। जो काम हमारी एएनएम और आशा करती हैं ड्यूरिंग टीकाकरण, एक एक घर घर जाके ढूंढ के उन विभिन्न सामाजिक स्तर के लोगों से बात करके, विभिन्न परिवेशों में पले हुए बड़े हुए लोगों के से बात करके, उनको कन्विंस करके उनको टीकाकरण कराना। देखने में वो एक टीका लगता है, एक परिवार एक बच्चा एक टीका है, लेकिन जो प्रोसेस है वो इतना टायरिंग है, वो प्रोसेस टाइम टेकिंग है, कन्विंसिंग है, समय लेने वाला है। उस प्रोसेस में आप अगर सहयोग करेंगे, एक बार ट्राई करके देखिए कितना इजी हो जाएगा वो। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने सहयोग और रचनात्मकता के साथ सदन चलाने की अपील की। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 5वें दिन के सर्वे का काम जारी। सर्वे टीम को 20 दिनों में अदालत को सौंपनी है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की रखी आधारशिला। कहा, ये विरासत और वास्तुकला का अद्भुत होगा संगम। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनर्निर्माण होने वाले स्टेशनों की आधारशिला रखे जाने पर कहा, ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की है आधारशिला।